हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज उससे भी बेहतर तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सारा सिलेबस ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है व्हाइट बोर्ड के वीडियोस के फॉर्म में, लेकिन हमने आपके लिए दोबारा से पढ़ाने को डिसाइड किया है और एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम डिजिटल बोर्ड लाए हैं आपके लिए और आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत किया जा रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का स्टार्ट कर दिया है हमने, और उस चैप्टर का नाम सेट है। ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर लिए। सेट क्या होता है उसके कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए 3 लेक्चर्स में। आज का जो चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बचे कुछ जो टॉपिक्स है उसको कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके ऑपरेशंस जो होते हैं सेट के वो आ जाएंगे, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट। और इसी टॉपिक्स के बेस पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस चैप्टर, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर आज देखते ही देखते कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखना। और जो भी हम न्यू वीडियोस के फॉर्म में बना रहे हैं, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट है। ये हम चाहते तो रेस्ट कर सकते थे, बिकॉज एज यू नो, और जैसे मैंने बोला कि हम सब चीज़ पढ़ा के रखे हुए ऑलरेडी, हमारे इस चैनल पे सब चीज़ प्रेजेंट है, वो भी अच्छे क्वालिटी के साथ प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना आपको डिजिटल बोर्ड पे फिर से दोबारा पढ़ाया जाए और आपको और बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। तो वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ बदले में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे वीडियोस को अच्छे से देखना, पूरा देखना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सबको इन्फॉर्मेशन फैलाओ। राहुल सर एक बार फिर से डिजिटल बोर्ड पे नए नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं आप सभी स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ प्यार देते रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशंस क्या क्या होने वाले हैं सेट के अंदर, ये सभी चीज़ हम देखेंगे। फटाफट से आप लोग देखना। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। किधर गया? यस, दिस इज द ऑपरेशन ऑन सेट। इसके पहले के जो भी कंटेंट है प्रैक्टिस सेट 1.3 तक हमने कवर कर लिया था। ऑपरेशन ऑन सेट की बात करें, देखो सेट हम जब भी लिखते हैं, कोई भी सेट हम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं पहली बात। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं जिसकी हमें सेट इस चैप्टर में जरूरत है। जैसे 3 या 4 टाइप के ऑपरेशन से बेसिकली हम स्टडी करेंगे। तो पहला जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। यानी अगर आपको मान लो कि 2 सेट कोई दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होता है? तो इंटरसेक्शन इज नथिंग बट, इसका एक डेफिनेशन है, पहले वो आप स्टडी कर लो, क्योंकि देखो हर एक चीज का अगर आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगा आपको। क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन 2 सेट। यानी आपको अगर कोई 2 सेट दिया हुआ है और उन दोनों सेट में कोई ऐसे नंबर्स होंगे, कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में ही आते होंगे, यानी दोनों में कॉमन होंगे, तो ऐसे टाइप के जो सेट को हम लोग लिखेंगे, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। मान लो कि आपका ए सेट था और एक बी सेट था, तो उसको लिखेंगे कैसे कि ए इंटरसेक्शन बी। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इंटरसेक्शन बी। तो उल्टा एन बना दो, या फिर यू बनाते हो, उल्टा यू बना दो। यू ऐसे बनाते हो आप, ठीक है, उसको उल्टा करके बना दो। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, दोनों में जो सेम सेम आ रहा है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। लिखेंगे कैसे इंटरसेक्शन बी को? ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो उल्टा यू का सिंबल, याद रखना। अब एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज कि ए एक सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, जो सेट है ए सेट 1 3 5 7 9, बी सेट जो दिया है वो दिया है 2 3 5 6 8। अगर आप दोनों सेट को कंपेयर कर लो या फिर देख लो ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 आता है, इसमें भी 3 आता है, इसमें 5 आता है, इसमें भी 5 आता है, और कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में सेम नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों सेट में ऐसे 2 नंबर है जो क्या है? कॉमन है, यानी सेम है। तो हमको क्वेश्चन बोला रहेगा कि राइट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 सेट, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखो। अगर आपको बोला जाएगा तो आप कैसे लिखोगे? ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने लिखा ए, सिंबल वाला उल्टा यू वाला सिंबल इंटरसेक्शन का, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेट आ जाएगा, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। लेकिन इसमें वैल्यू क्या आएंगे? जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 और 5 दोनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, 5। दिस इज योर आंसर, यानी ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम वेन डायग्राम के फॉर्म में भी बता सकते हैं आपको। तो कैसे बताएंगे? जैसे हमने आपको सिखाया था वेन डायग्राम होता क्या है, याद है कि नहीं बच्चा? तो वेन डायग्राम होता क्या है ये हमने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। चलो सबसे पहले ए सेट बनाएंगे। ए सेट इस तरीके से सर्कल बना लो। ए सेट में वैल्यू क्या है? 1 3 5 7 9। तो ये ए हम लोग बना रहे हैं 1 3, ठीक है, क्या बना रहे हैं? 1 3 5 7 9। ओके, फिर बी सेट बनाएंगे।
और बी सेट है 2 3 5 6 8। लेकिन जैसे मैंने बोला हम बना क्या रहे हैं, वेन डायग्राम ऑफ द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जो दोनों में सेम आ रहे हैं। तो हमको तो पता है भाई कौन से ऐसे नंबर है, 3 और 5 ऐसे नंबर है। 3 और 5 ए में भी आएगा और बी में भी आएगा। तो हमें इन सर्कल को आपस में क्या करना है दोस्तों, क्रॉस करना है। सबसे पहली बात तो ध्यान देना, ए सेट है मेरा, ओके। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा, एक ऐसा वेन डायग्राम बनाऊंगा जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा। तो ये जो 3 और 5 है ये बी के लिए भी हो गया, देखो ये बी का सर्कल के अंदर भी 3 और 5 है, और ये ए के सर्कल के अंदर भी 3 और 5 है। तो इस तरीके से हमने दोनों सर्कल को मर्ज कर दिया, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। तो भाई दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 5, और बी में क्या है 2 3 5 6 8। तो 3 5 तो ऑलरेडी हो गया, 2 3 5 ऑलरेडी हो गया, 6 और 8 को लिख दो। तो इस तरीके से इसको आप थोड़ा जिगजैग लाइन बना सकते हो, ऐसा जिगजैग लाइन कुछ दूसरे कलर से बना दो। जिगजैग लाइन जिसमें आपके 3 और 5 जो वैल्यू है वो क्या है, कॉमन है, दैट इज इंटरसेक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल होता है इंटरसेक्शन। उसी प्रकार जो दूसरा हमारा पॉइंट है या फिर टॉपिक है जो कि है दोस्तों डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेट, दो सेट दिए, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, डिसजॉइंट है। जॉइंट होंगे ही नहीं, डिसजॉइंट, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन द टू सेट्स ए एंड बी, जो भी आपको दिया रहेगा उसी को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। बहुत इजी एग्जांपल, जैसे a इज इक्वल टू 1 3 5 7 है, b इज इक्वल टू 2 4 6 है। तो देख सकते हो a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। उसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, लेट्स सपोज कि मैंने बना दिया a का वैल्यू क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 और 7 बना दिया, ठीक है, हो गया। उसी प्रकार बी बनाना है, लेकिन मुझे पता है ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो भाई दोनों अलग अलग बनेंगे। इसको बना दो बी का वैल्यू क्या है 2 4 और 6, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग सेट बन गए, अलग अलग वेन डायग्राम बन गए, बिकॉज इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी फंडा है। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है दोस्तों यूनियन ऑफ टू सेट। जैसे हमने इंटरसेक्शन पढ़ा उसी प्रकार होगा यूनियन। अब यूनियन में मतलब क्या होगा कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, यानी दो सेट आपको दिया हुआ है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। अब सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को मैं एक साथ लिख दूं, सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को मैं एक साथ लिख दूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, यूनाइट करना। यूनियन मतलब हम बोलते हैं ना मेरा यूनियन है, यूनियन मतलब भाई मिलके रहना। इंटरसेक्शन में क्या था कि दोनों सेट को देखा, दोनों में जो कॉमन है वो लिखा, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। लेकिन यूनियन ऑफ सेट क्या रहेगा कि भाई दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दो, दैट इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ सेट। तो यहां पे एग्जांपल है, पहली बात तो डिनोट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी, यू, देखो यू आ गया, नाम आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। देखो कंफ्यूज मत होना, हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था तो वो उल्टा यू था, ए इंटरसेक्शन बी, और अभी जो यूनियन पढ़ा वो है सीधा सीधा यू। तो यूनियन से यू याद रखो और उसका सिंबल याद रखो, यूनियन आ गया मतलब यू सिंबल, ए यूनियन बी, ए यू बी, ठीक है। इंटरसेक्शन आएगा तो ए उल्टा यू बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी। कंफ्यूज मत होना बच्चे, कंफ्यूज होके कभी कभी यूनियन पूछा रहता है, आप इंटरसेक्शन करके आ जाते हो, इंटरसेक्शन पूछा यूनियन करके आ जाते हो। तो ये छोटा कॉमन मिस्टेक होता है बच्चों से। मुझे लगता है अगर आप लोग इस पर ध्यान दोगे तो आपको कोई मिस्टेक्स नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं एग्जाम में मार्क्स कट नहीं होंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया किससे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक सेट ले लिया है, जैसे कि ए नाम है उसका, तो 1 3 5 7 उसका सेट है। बी क्या है 2 4 6 8। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमन, पहली बात तो यहां पे हमको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन हम देख ही नहीं रहे, हम इंटरसेक्शन नहीं पढ़ रहे, मतलब हमको कोई कॉमन से मतलब नहीं, हमको यूनियन से मतलब है। तो यूनियन का मतलब क्या है, दैट इज कॉम्बिनेशन, वी कैन से द ऑफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो हम अगर इसका यूनियन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, तो ए यू बी लिख दिया, तो ए यू बी, ए यूनियन बी लिख दिया, और उसके बाद हमें उसका सेट लिखना है, तो मतलब इसमें सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 आ गया, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, लिख दिया, उसके बाद 3 आता है, लिख दिया, सीधा करके लिख दो, नहीं तो पहले ये लिख दो उसके बाद ये लिख दो, तो भी चल जाता है, तो भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा कि जब भी आप कोई यूनियन करो दो सेट का, तो सीक्वेंस में करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये 1 के बाद 2 आता है, तो 2 लिख दिया, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स को लिखना है, इसके अंदर सभी दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिखना है, तो लाइन से लिख दो। तो 1 हो गया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर 6 है 6 लिख दिया,
7 है, 7 लिख दिया और 8 है, तो ये सभी है, देखो ये 4 मिला के 8, तो इस प्रकार से आपने सीधा करके लिख दिया, ये आपका बन गया ए यूनियन बी। या तो आप सीधा ये 4 पहले लिखते, कॉमा डाल के फिर ये 4 लिखते इसमें, तो भी राइट मिलता, तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब उसी का वेन डायग्राम हम बनाते हैं। वेन डायग्राम क्या है ये हम लोग देखेंगे, फटाफट से देखना है बच्चे। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम बात करें ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ये इतने इजी कंसेप्ट होते हैं कि बच्चे एग्जाम में ना ज्यादा इजी के चक्कर में सोचते हैं कि यार ये तो मैं कर लूंगा लास्ट मोमेंट पे, और लास्ट मोमेंट में सिर्फ देख के चले जाते हैं और वहां उनकी गड़बड़ हो जाती है। तो आपको गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, आपको पहले से उसको प्रैक्टिस इतना कर लेना है कि ऐसे क्वेश्चंस आए यूनियन के, इंटरसेक्शन के, आप कंफ्यूज ना हो। तो वो चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, करेक्ट है बच्चा? ओके चलो, ठीक है, ध्यान देना। अब सेम वेन डायग्राम भी कैसे बना लोगे, देखो वेन डायग्राम भी कैसे बना लोगे। सेम ये ए है, ठीक है, और बी है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है सेट है। ए का क्या है 1 3 5 और 7, और बी का क्या है 2 4 6 8, लेकिन आपको यूनियन पूछा रहेगा तो दोनों आप कंबाइन कर देना पड़ेगा, वो आपका यूनियन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। अगर आप ए और बी को दोनों को ए यूनियन बी करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दैट इज ए यूनियन बी। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जो हम प्रैक्टिस सेट 1.4 पे जो जाने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साबित होने वाला है। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी कि यूनियन ऑफ सेट को हम लोग ए यू बी बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम ए इंटरसेक्शन यानी उल्टा यू बी बोलते हैं। लेकिन उसके हेल्प से हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो कि है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो सेट रहेगा, नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला खाली दिमाग में रख लो, अभी मैं इसका यूज प्रैक्टिकल तौर पे बताने वाला हूं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 वो हम देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है बच्चा। देखो ये याद रखना, तो क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। याद रहेगा, बहुत इजी है, मेरे को भी याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। अब सीधा मैं आपको मुद्दे पे लेके चलता हूं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, मजा आएगा। चलो देखो अभी ध्यान से, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15, सबसे पहले क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ए जो है आपको 15 दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस सेट 1.4 है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि नंबर ऑफ ए 15 है, कॉमा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो दे रखा है इन्होंने 29, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है उन्होंने दे रखा है 7, और हमें पूछा है कि नंबर ऑफ बी का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे, मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें सभी का वैल्यूज जो हमें पता होना चाहिए वो डाल दो। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू है 29, डाल दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए का वैल्यू मैं जानता हूं 15 है, प्लस नंबर ऑफ बी जो है मुझे निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बी के जगह पे एज इट इज वैसे का वैसे ही लिख दो, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है 7। अब थोड़ा सा सफलिंग कर दो, यानी कि सिंप्लीफिकेशन कर लो। तो मुझे पता है कि अगर ये 29 को एज इट इज यहां रखूं, ये 15 ये -7, तो 15 - 7 होता है 8, प्लस नंबर ऑफ बी उधर रहेगा, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ बी फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ बी को इधर ही रखता हूं, ये 8 जो है 29 के पास भेजता हूं, तो 29 इधर था, 8 29 के पास भेजूंगा तो ये +8 है ना, देखो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये +8 है, पॉजिटिव 8 है, 29 के पास जाएगा तो -8 बन जाएगा, बीच में इक्वल और उधर अकेला बच जाएगा नंबर ऑफ बी। इसको सीधा कर दो, तो नंबर ऑफ बी विल बी इक्वल टू 29 - 8 इज 21, तो दिस इज योर आंसर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बी ना, फाइंड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ वी हैव नंबर ऑफ वी हैड कैलकुलेटेड 21 आ रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन पूरी उम्मीद करता हूं कि यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूलेस आपको नहीं दिए रहेंगे, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ चीजें दी जा सकती है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया है, इंटरसेक्शन भी दिया है, नंबर ऑफ बी का वैल्यू दिया, नंबर ऑफ ए निकालो, या फिर कोई भी इसमें एक मिसिंग रहेगा उसका एक वैल्यू निकालो। लेकिन अगर इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट इजीली, एनी टाइप ऑफ एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चा, बहुत ज्यादा इजी है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल, लेट्स स्टडी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है देखो, इन ए हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, मतलब एक हॉस्टल है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट यू
मतलब देखो कभी भी कोई हॉस्टल रहेगा तो सबसे बड़ा नंबर जो रहेगा वो उसके स्टूडेंट्स रहेंगे जितने उसके हॉस्टल में। तो हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स है 125, तो हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। तो लेट यू बी द टोटल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, ठीक है, ये हमने मान लिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, तो हम लोग टी के लिए मान लेते हैं लेट, यहां पे लिखता हूं कि लेट टी बी द स्टूडेंट्स, लेट टी बी द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, हु ड्रिंक्स टी, मतलब टी ऐसे बच्चे होंगे, मैंने यू क्या मान लिया, यू टोटल बच्चे हैं, यू टोटल बच्चे हैं, टी ऐसे बच्चे रहेंगे जो चाय पीते हैं, वैसे ही 60 ड्रिंक कॉफी, तो सी ऐसे बच्चे रहेंगे, सी लेट सी बी द स्टूडेंट्स, लेट सी बी द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी, हु ड्रिंक कॉफी। तीन ही चीज है, एक टोटल बच्चे हैं यू मान लिया, एक ऐसे बच्चे हैं जो चाय पीते हैं टी मान लिया उसके लिए, और कॉफी जो पीते हैं उसके लिए सी मान लिया। हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, मतलब ये जो टोटल बच्चे हमको बताया है 125 बच्चे टोटल बच्चे हैं, इनमें से कौन से ऐसे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाय भी नहीं पीते और कॉफी भी नहीं पीते, ये हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, सवाल उठता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर्स जो हमें पता है वो लिखेंगे हम लोग, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ यू, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125 है, ठीक है। नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट जो चाय पीते हैं, तो नंबर ऑफ टी मान लेता हूं उसको, नंबर ऑफ टी कितने हैं चाय पीने वाले बच्चे 80 है, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले बच्चे भी होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले बच्चे जो कि है नंबर ऑफ सी, कितने बच्चे हैं बच्चे 60 ऐसे बच्चे हैं जो कॉफी पीते हैं, देखो लिखा हुआ है क्लियर कट, देखो लिखा है एंड, लिखा है एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी, मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो चाय भी पीते हैं एंड कॉफी भी पीते हैं। और आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे क्या लिखा, सिंबल इंटरसेक्शन, याद है। और इंटरसेक्शन कब आता है, जब एंड आता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी कहीं पे आपको एंड दिखेगा तो आपको ये सिंबल यानी इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करना है। जब भी कहीं पे आपको और दिखेगा, ये एंड के लिए होता है और के लिए होता है यूनियन। और ऑब्वियसली सीधी बात है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, मतलब दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, बराबर, दैट इज एंड से रिफर होगा। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये भी है और ये भी है, तो दोनों है ना, और तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं बच्चा, जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको बिल्कुल गौर करना, नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम में कि भाई इंटरसेक्शन कब लिखना है, जब एंड दिया होगा, यूनियन कब लिखना है, जब और दिया होगा। तो यहां पे हमें क्लियर कट बोल रखा है कि टी एंड कॉफी दोनों पीने वाले बच्चे कितने ऐसे हैं, टोटल 20 दिए हुए हैं, तो लिख दिया हमने। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टी भी पीते हैं कॉफी पीते हैं वो कितने हैं, 20 है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। अब एक चीज आपको समझ में आया कि मुझे नंबर ऑफ टी पता है, नंबर ऑफ सी पता है, टी इंटरसेक्शन सी पता है, तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला याद आ रहा है हमको, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो फॉर्मूला लगा सकता हो क्या यहाँ पे, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो वी नो द फॉर्मूला, बेसिक तौर पे वी नो अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला था। लेकिन यहां पे तो ए और बी नहीं है, यहां पे टी और सी है, तो जहां पे ए है वहां पे टी लगा दो, जहां पे बी है वहां सी लगा दो, बस, और कुछ नहीं, रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये ए और बी को हटा दो वहां से, एक सेकेंड, क्या किया मैंने, जहां पे ए है जहां पे बी है उसको मैं टी और सी से रिप्लेस करूंगा, ये तो मुझे आपको फॉर्मूला याद दिलाना था, दैट्स व्हाई मैंने कहा। तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें जो वैल्यू पता है वो डालूंगा मैं, टी यूनियन सी मुझे पता नहीं है तो इसको एज इट इज रखता हूं मैं, टी यूनियन सी मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ टी मुझे पता है 80 है, प्लस नंबर ऑफ कॉफी मुझे पता है 60 है, माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी पता है जो कि है 20। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चा, यहां पे ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू 80 प्लस 60 140, 140 में से 20 गया 120, तो ये जो आया ये आया नंबर ऑफ टी यूनियन सी। अब मुझे बताओ टी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐसे पहली बात तो यू का मतलब मैंने बताया था यूनियन,
यूनियन का मतलब होता है और, जहां पे और यूज होता है। तो मतलब ऐसे बच्चे रहेंगे जो चाय या फिर कॉफी, टी और कॉफी पीते रहेंगे, मतलब या तो चाय पी रहे हैं या तो कॉफी पी रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर 120, जो इसका आंसर आया कि 120 स्टूडेंट्स ड्रिंक्स या तो टी या तो कॉफी, और यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, ऑब्वियसली और आएगा। समझ में आया हमने टी यूनियन सी क्यों निकाला? भाई टी यूनियन सी से हमें पता चल रहा है कि 120 जो बच्चे हैं वो या तो चाय पीते होंगे या तो कॉफी पीते होंगे। ठीक है, या तो चाय या फिर कॉफी, लेकिन पीते जरूर है, या तो पीते जरूर है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो हमें इससे एक चीज क्या पता चल रहा है बच्चा, एक चीज क्या पता चल रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, वो कैसे हम निकालेंगे? कौन से ऐसे बच्चे रहेंगे जो चाय और कॉफी नहीं पीते होंगे? टोटल बच्चे माइनस ये वैल्यू जो थोड़ा चाय या फिर कॉफी पीते हैं। समझ में आ रहा है? तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते होंगे, कुछ बच्चे कॉफी पीते होंगे, लेकिन पीते जरूर है। तो टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे कितने हैं? दैट इज नंबर ऑफ यू। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं? नंबर ऑफ यू, उसको माइनस कर दो, दैट इज नंबर ऑफ जो चाय और कॉफी पीने वाले बच्चे हैं, नंबर ऑफ चाय और कॉफी पीने वाले बच्चे। तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ यू है, टोटल बच्चे कितने? 125 तो बच्चे ही हैं, माइनस कर दो ऐसे बच्चे जो चाय या तो कॉफी पीते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? 120 बच्चे हैं जो यहां से हमने निकाला हुआ है। अब माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? दैट इज 5। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 5। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट्स आर देयर हु डू नॉट ड्रिंक चाय या फिर कॉफी, चाय कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। ठीक है, चाय एंड और आएगा यहां पे। ठीक है, समझ में आएगा? कितना सिंपल एग्जांपल था, बस दिमाग का खेल है, और जो हमने अभी अभी पढ़ा ना उन सभी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लग रहा है कि भाई हमने जो चीज फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला का यूज करके हमने ऐसे बच्चे निकाल दिए कि जो चाय या फिर कॉफी पीते ही है। भाई टोटल बच्चे में से माइनस कर दो, आ गया आंसर कि भाई 5 स्टूडेंट ऐसे जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। भाई खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बच्चा? बहुत ईजी है यार, मतलब इससे सिंपल क्या ही बताऊं अभी। ठीक है, चलो अब अगले एग्जाम्पल में चले, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। स्टडी करो इसको, क्या बोल रहा है ये समझो। देखो क्या बोल रहा है, इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है किसी स्कूल में या फिर क्लास में, उसमें से 50 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं इंग्लिश में, 60 स्टूडेंट मैथ्स में पास हो रहे हैं, 40 स्टूडेंट पास हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में। नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो फेल हुआ। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ऐसे बच्चे निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो पास हुए हैं। ठीक है ना, पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि भाई टोटल बच्चे कुछ होंगे, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट यू बी द स्टूडेंट्स या फिर बी द टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एग्जाम, एग्जाम में वो अपियर्ड हुए रहेंगे, अपियर्ड इन एग्जाम। मतलब ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यू एक ऐसे टोटल बच्चे हैं जो एग्जाम में बैठे थे। फिर उसके हमने मान लेते हैं कि लेट ई के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? लेट ई बी द स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश। उसी प्रकार लेट एम बी द, एम फॉर मैथ्स ले लेता हूं मैं, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, बार बार मैं लिखूंगा नहीं उसको, आप लोग लिख लेना। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा वैसे एम के लिए मैथ्स ले लिया। और ऐसे भी बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ सब्जेक्ट में पास हुए। भाई मतलब इसमें इंग्लिश में भी पास हुए और मैथ्स में भी पास हुए। ठीक है, इंग्लिश में भी पास हुए और मैथ्स में भी पास हुए। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो यू है टोटल स्टूडेंट्स है, एम सॉरी ई जो है वो इंग्लिश के लिए और एम इसके लिए। अब मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता है, तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखता हूं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में पास हुए वो कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश में पास हुए वो कितने हैं बच्चा? 50 स्टूडेंट है, बोल रखा है, लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथ्स में पास हुए कितने हैं बच्चा? देखो लिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो ये 60 है। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो
दोनों में पास हुए हैं, यानी कि इंग्लिश में भी पास हुए हैं और मैथ्स में भी पास हुए हैं। समझ में आ रहा है? ई इंटरसेक्शन एम, तो ऐसे कितने बच्चे हैं? 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो ये 40 हो गया। इतना समझा आपको? मतलब हमारे पास एक ए का वैल्यू है, नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ बी है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे हम ए यूनियन भी निकाल सकते हैं कि दोनों में से कोई एक में पास होने वाला, या तो उसमें या तो उसमें वाला। फंडा हमको पता है, वी नो द फॉर्मूला। ठीक है, वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो यहां पे क्या है? ई यूनियन एम, तो सॉरी लिखो नंबर ऑफ ई यूनियन एम, बस ए और बी के जगह पे ई और एम लिखना है दिमाग में, बस और कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ ई यूनियन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ए नहीं माफ करना, क्या है यहाँ पे? ई है, ई इंटरसेक्शन एम। ठीक है, डाल दो वैल्यू। ई यूनियन एम पता है क्या? मुझे नहीं पता, तो नंबर ऑफ ई यूनियन एम एज इट इज लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई में जानता हूं जो कि 50 प्लस नंबर ऑफ एम में जानता हूं 60 है, माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम दोनों में जो है वो है 40। अब इसको मैं टोटल वैल्यू निकालू अगर, तो नंबर ऑफ ई यूनियन एम का वैल्यू आ गया 50 प्लस 60 110, 110 में से 40 गया 70, तो आपका वैल्यू यहां पे आ गया 70। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर 70 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, 70 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश और मैथ, 70 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश और मैथ्स। मतलब ऐसे बच्चे जो या तो इंग्लिश में पास हुए हैं या तो मैथ्स में पास हुए हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ना? या तो इंग्लिश में पास हुए रहेंगे या तो मैथ्स में पास हो रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। तो भाई क्लियरली पता चल गया कि 70 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश में रहेंगे या तो मैथ्स, मतलब एक सब्जेक्ट तो आ गया। तो एक फाइनल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। वैसे यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक फाइनल स्टेटमेंट, इसके बाद जो है लिख देना यहां पे फाइनल स्टेटमेंट। क्या लिखोगे कि देयरफॉर 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 70 स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, यानी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही होंगे। 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इतना इजी है? बताओ यार, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? बताओ बच्चा। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब अगले क्वेश्चन पे चले। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, बच्चा प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो समझो इसको। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। टोटल क्लास 9 में कितने बच्चे हैं? 220 बच्चे। तो हम मान लेंगे लेट यू बी टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 के इतने बच्चे हमने मान लिया। ओके, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। मतलब ऐसे बच्चे हैं 130 बच्चे टोटल बच्चे में से 130 बच्चे हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट आर बी द स्टूडेंट्स हु लाइक रॉक क्लाइंबिंग। ऐसे बच्चे जो रॉक क्लाइंबिंग पसंद करते हैं उसको हमने आर नाम से डिनोट किया। वैसे ही आगे 180 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉबी अपना बताते हैं स्काई वॉचिंग। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एस बी द स्टूडेंट्स हु लाइक स्काई वॉचिंग। ये हमने लिख दिया सभी का लेट करके। अब असली खेल शुरू होगा। यहां पे क्या असली खेल है? असली खेल क्या है कि नंबर ऑफ टोटल यू मुझे पता है स्टूडेंट्स कितने हैं, 220। नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स जो रॉक क्लाइंबिंग पसंद करते हैं, यानी नंबर ऑफ आर, कितने हैं बच्चे ऐसे? बताओ कितने हैं? आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट हॉबी रॉक क्लाइंबिंग, तो 130 आ जाएगा। उसी प्रकार देखो ध्यान से बच्चा देखना, उसी प्रकार ऐसे बच्चे 180 बच्चे ऐसे हैं जो हॉबी पसंद करते हैं स्काई वॉचिंग का। तो मतलब नंबर ऑफ एस स्काई वॉचिंग का 100 कितने बच्चा? 180 लिख दिया। सेम उसी प्रकार यहां पे मुझे नंबर ऑफ यू यानी टोटल पता है, नंबर ऑफ आर पता है, नंबर ऑफ एस पता है, लेकिन आगे भी तो बढ़ो। क्या बोल रहा है? देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स है 110 स्टूडेंट जो दोनों हॉबी फॉलो करते हैं। बताओ अभी, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों हॉबी फॉलो करते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स जो रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं एंड स्काई वॉचिंग भी करते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे बच्चे हैं 110। ये हो जाएगा
आर इंटरसेक्शन एस, एंड आ रहा है ना क्योंकि दोनों फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो बोथ द हॉबीज, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी, क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो दोनों में से कोई भी हॉबी उनको पसंद नहीं है। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलोज द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, कुछ कितने ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही करते होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट, जो सिर्फ स्काई वॉचिंग ही करते हैं। यहां पे तो अलग अलग चीज दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा फंडा अप्लाई करेंगे कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ बी है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालूंगा, जैसे हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में निकाल के दिखाया। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यूनियन मतलब आर यूनियन एस, यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए मतलब आर प्लस नंबर ऑफ बी मतलब एस यहां पे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब आर इंटरसेक्शन एस। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। यूनियन ये पता नहीं है मुझे, नंबर ऑफ आर यूनियन एस मुझे पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ आर और नंबर ऑफ एस और इसका वैल्यू मुझे पता है। तो नंबर ऑफ आर मेरे पास है 130 प्लस नंबर ऑफ एस मेरे पास है 180 माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है 110। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा, 130 प्लस 180 आ जाएगा 200, 310, 310 माइनस 110 मतलब 200 आएगा, ठीक है। लगभग हमारे पास ऐसे बच्चे जो यहां पे अगर आप देखोगे रॉक क्लाइंबिंग भी फॉलो करते हैं या तो स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, 110, ठीक है, माफ करना 110 नहीं, 200 है ना, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग भी फॉलो करते हैं हमारे पास, ठीक है, या फिर स्काई वॉचिंग करते हैं, बराबर। तो इसको बॉक्स बना लेता हूं। हाँ, क्या लिखोगे यहां पे, स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 200 स्टूडेंट्स वॉच रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग, मतलब या तो वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं 200 बच्चे, या तो वो स्काई वॉचिंग कर रहे हैं। और आ गया ना, देखो यूनियन स्काई वॉचिंग कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमने पिछले एग्जांपल्स में ऐसे ही हमने स्टडी किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे ध्यान से इसको समझते हैं हम लोग। ये हमने निकाल दिया कि ऐसे 200 बच्चे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, स्काई वॉचिंग भी, दोनों में से कोई कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ये पूछा है पहला वाला, ये पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, मतलब ऐसे कितने बच्चे रहेंगे जिनके पास कोई भी हॉबी नहीं है। तो हमें एक तो पता चल गया कि 200 बच्चे ऐसे हैं जो या तो रॉक क्लाइंबिंग या तो स्काई वॉचिंग कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मुझे पता है, अगर मुझे चाहिए कि स्टूडेंट्स हु डू नॉट वॉच नहीं, डू नॉट वॉच मैंने लिख दिया क्या गलती से, डू नॉट हैव, नॉट लाइक, ऐसा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, यहां पे भी वॉच मत लिखो, डू नॉट लाइक, माफ करना, ठीक है, समझ में आ गया। देखो, तो स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक क्या, एनी ऑफ टू हॉबीज, एनी ऑफ टू हॉबीज, मतलब देखो ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ना बोरिंग लगते हैं, मुझे भी बोरिंग लग रहा है कराने में, लेकिन है करना तो पड़ेगा। तो हमको एक चीज पता चल गया कि भाई 200 बच्चे ऐसे हैं, या तो वो स्काई वॉचिंग कर रहे हैं या तो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, लेकिन टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, टोटल बच्चे 220 है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं जो टोटल बच्चे हैं उसको अगर माइनस कर दूं, जो हमें मिले हैं रॉक क्लाइंबिंग या तो वॉचिंग करने वाले 200 बच्चे, यानी नंबर ऑफ आर यूनियन एस, तो इसको मैं माइनस करूंगा, टोटल मेरे पास है 220 बच्चे, माइनस कर दूं नंबर ऑफ जो रॉक क्लाइंबिंग या तो स्काई वॉचिंग करते हैं वो कितने हैं, 200 है, तो 220 माइनस 200 कितना आ जाएंगे, 20 बच्चे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 20 बच्चे ऐसे हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, ठीक है ना, दे डू नॉट डू एनीथिंग, कोई भी चीज पसंद नहीं उनको, ना तो रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना तो स्काई वॉचिंग पसंद है। ये हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब यहां पे ध्यान देना, हमें जो अगला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, हमें जो अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। तो फॉर रॉक क्लाइंबिंग,
अभी रॉक क्लाइंबिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे पता है कि यहां पे हमें पता चला कि आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग, मतलब 130 बच्चे ने ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दी थी कि किसको रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको श्योर है कि मैं रॉक क्लाइंबिंग करता हूं, उनको श्योर है कि मैं रॉक क्लाइंबिंग करता हूं। तो जो मेरे पास रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनको श्योर है कि मैं रॉक क्लाइंबिंग करता हूं, तो नंबर ऑफ आर माइनस कर दो नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, क्योंकि मेरे पास एक डेटा क्या है, नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एन, मतलब जो रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं और स्काई वॉचिंग भी करते हैं, ऐसे बच्चे हैं मेरे पास। लेकिन ऐसे भी बच्चे जो बोल रहे हैं कि भाई मैं रॉक क्लाइंबिंग करता हूं, तो नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग कितने बच्चे हैं, 130 बच्चे हैं। ठीक है, और दोनों करने वाले कितने बच्चे हैं, 110 बच्चे हैं, माइनस कर दो तो 20 आ गया। मतलब ये ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। ये 20 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। वैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, तो फॉर स्काई वॉचिंग इसको कैसे निकालोगे, स्काई वॉचिंग के लिए सेम टोटल नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग बच्चे जो हमें पता चल रहे हैं, जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, वो उसको माइनस कर दो, दैट इज नंबर ऑफ दोनों करने वाले बच्चे। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस मेरे पास कितना है भाई, नंबर ऑफ एस है मेरे पास 180 ऐसे बच्चे जिन्होंने बोला था कि मुझे स्काई वॉचिंग पसंद है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने पता था मुझे दोनों पसंद है, दैट इज माइनस 110। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 70। तो 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग वहां पे कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो निकालना है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस जो कि खतरनाक है लेकिन इजी है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, एज इट इज आप सॉल्व करो, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये होता है हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट, और एक आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रैक्टिस सेट का, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ये रहा स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो आप लोग। चलो ध्यान दो, क्या है ये, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। आपको ये वेन डायग्राम दिया हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ए ये है, फिर इसके अंदर बी है, और दोनों के बीच में एम और एन आ रहा है, मतलब ये कॉमन वाला है, मतलब इंटरसेक्शन वाला चीज है। टोटल दिया हुआ है यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो हमें क्या बोल रहा है, वेन डायग्राम को देखो और सेट लिखो। तो सबसे पहला है ए, तो ए का वैल्यू लिखो, सबसे पहला है ए। तो ए का सेट कैसे लिखोगे बताओ, ए में क्या क्या है, ए में है एक्स वाई जेड एम और एन। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, ए के अंदर है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एम भी आएगा एन भी आएगा, ये ए का है। उसी प्रकार बी का लिखना है आपको, बी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, देखो बस देखना और लिखना है, बी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, पी क्यू आर एम और एन। ठीक है, तो पी क्यू आर एम और एन, ये सभी चीज प्रेजेंट है। उसके बाद बोल रहा है थर्ड वन, ए यूनियन बी, थर्ड वन बोल रहा है ए यूनियन बी लिखो। अब यूनियन का मतलब मैंने आपको समझाया था, यूनियन मतलब दोनों को साथ में लिखना। तो ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सभी चीज जो ए में भी है और बी में भी है उसको लिख दो। तो जो ए में भी है और बी में भी है उसको लिख दो, दैट इज ए में है एक्स वाई जेड और एम और एन, ये ए में है, और बी में क्या है, पी है क्यू है आर है, और एम और एन भी है। लेकिन एम और एन तो पहले से लिखा हुआ है ना, तो बार बार मत लिखो, जो चीज है उसको दोबारा मत लिखो। तो ए यूनियन बी हो जाएगा मेरा बस इतना, दैट इज एक्स वाई जेड भी है, एम एन भी है और पी क्यू आर भी है, ये बन गया मेरा ए यूनियन बी। उसी प्रकार चौथा है यू, चौथा चीज हमें बोल रहा है यू का सेट लिखो। तो यू इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल जो बॉक्स के अंदर दिख रहा है वो सब लिख दो, बस कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे हमने एम और एन को रिपीट नहीं किया, उसी प्रकार वो रिपीट मत करना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ए का वैल्यू एक्स वाई जेड, लिख दिया एक्स वाई जेड, इसके अंदर एम एन भी है वो भी लिख दो, एम कॉमा एन। उसके बाद बी का लिख दो पी क्यू आर, एम एन भी है लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। अब बच रहा है ये एस और ये टी, लिख दो एस कॉमा टी। तो ये पूरा वैल्यू जो है ये कहलाएगा आप लोग का यूनिवर्सल सेट, लिख दिया हमने, चौथा यूनिवर्सल सेट भी हो गया हमारा। फिर पांचवा बोल रहा है ए डैश, पांचवा मतलब क्या है, हमें बोल रहा है ए डैश, और इस डैश का मतलब आप लोग समझते होंगे, ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, जो हमने पढ़ाया था। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के जो चीज बच रहा है, दैट इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ए ये है, ये पूरा ए है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या बच रहा है उसको बस कॉम्प्लीमेंट में लिख दो। तो ए को हटा दो पूरा, तो क्या बच रहा है पी क्यू आर और ये एस और टी। तो पी क्यू आर एस और टी, ये क्या है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। या तो यार इसमें से देख लो ना, ये ए है ना, एक्स वाई जेड एम एन, तो एक्स वाई जेड एम एन जो है इस यू में से हटा दो, एक्स वाई जेड एम एन को हटा दो, क्या बच रहेगा पी क्यू आर एस टी, वही हमने लिख दिया ए डैश कॉम्प्लीमेंट।
छठा 6th वन क्या बोल रहा है, देखो 6th वन बी डैश लिख के दिखाओ। तो बी डैश कैसे लिखोगे, सेम उसी प्रकार बी की चीजें हटा दो, जो बच रहा है वो लिख दो। तो बी की चीजें हटा दिया तो क्या बच गया, एक्स वाई जेड बच गया, ठीक है, और एस और टी। या फिर दूसरा तरीका, यहां पे बी लिखा हुआ है पी क्यू आर एम एन, ये पी क्यू आर एम एन को यू में से हटा दो, तो पी क्यू आर एम एन ये इतना हट गया तो क्या बच गया, एक्स वाई जेड, और ये एस टी बच गया, वही आ गया यहाँ पे। तो बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट में लिख दिया। एंड लास्ट एक चीज बोल रहा है 7th वन, जो कि है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। इसमें इंटरसेक्शन पूछा ही नहीं है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब उसी का मतलब वही होता है, ए इंटरसेक्शन ही होता है। तो ए यूनियन बी ये रहा, ए यूनियन बी ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा क्या होएगा बताओ। सिंपल सी बात है भाई कि ए यूनियन बी का उल्टा लिख दो, ठीक है। एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर को छोड़ के जो बच जाएगा, तो एक्स, देखो ए यूनियन बी में क्या क्या है, ए यूनियन बी में क्या क्या है, एक्स वाई जेड है, एम एन है, पी क्यू आर है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड है, एम एन है, पी क्यू आर है, तो एक्स वाई जेड एम एन है, पी क्यू आर। देखो ध्यान देना इस चीज को, ये थोड़ा सा ज्यादा क्या है बच्चा, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी में एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई जेड हम नहीं लिख सकते, बराबर। उसके बाद एम एन है, तो ये एम एन भी नहीं लिख सकते। पी क्यू आर है, तो ये पी क्यू आर भी नहीं लिख सकते। अब इसको छोड़ के जो बच गया है वो लिख दो, क्या बच गया है, एस और टी बच रहा है, तो लिख दो इसके अंदर एस कॉमा टी, खत्म कहानी। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आने दो यार एग्जाम में, इस तरीके से कितना भी खतरनाक से खतरनाक वेन डायग्राम दे दे या फिर कुछ भी दे दे, इस तरीके से आपको बस सॉल्व करना है और आराम से करते रहना है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट, और ये प्रैक्टिस सेट 1.4 भी होता है कंप्लीट, और इसी के साथ दोस्तों ये पूरा इंटायर चैप्टर सेट ये होता है कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे ही और भी हम वीडियोस लाएंगे आगे के लेक्चर्स के लिए। पार्ट 2 मैथ्स का ज्योमेट्री जो है वो भी हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस सपोर्ट करना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, प्लीज शेयर करके बता दो कि राहुल सर दोबारा से आए हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक्स्ट्रा वीडियोस बना के दे रहे हैं, आपको नए वीडियोस बना के दे रहे हैं ताकि आपको और क्वालिटी कंटेंट मिल सके। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।